गुड मॉर्निंग गर्ल्स। होम साइंस में आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे इस न्यू लेसन का नाम है विभिन्न रोगों की अवस्था में आहार। तो विभिन्न रोगों की अवस्था में रोगी का क्या आहार होना चाहिए, आज हम इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। और कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनमें परिवर्तन होना चाहिए, कौन से भोज्य पदार्थ हैं जो पेशेंट को दिए जाने चाहिए, उसका आहार कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें आज हम इसमें जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों, रोग की दशा में आहार के पोषक तत्वों में परिवर्तन। यानी जब किसी व्यक्ति को कोई रोग हो तो उस अवस्था में वो पोषक तत्वों में क्या परिवर्तन करने चाहिए। तो बच्चों पोषक तत्व कितने होते हैं, तो कुल टोटल 6 पोषक तत्व होते हैं भोजन में, जिसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल को भी। जल में पोषक तत्व नहीं है लेकिन पोषक तत्वों का जो मुख्य तत्व है, क्योंकि अगर जल में ही ये पोषक तत्व अपने जो न्यूट्रिएंट हैं पोषकता है तो वो भोजन को और व्यक्ति को प्रदान करते हैं, तो जल भी विशेष जरूरी है। तो 6 पोषक तत्वों को याद रखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से पोषक तत्वों में परिवर्तन होता है रोग की अवस्था में। प्रोटीन की मात्रा, तो सबसे पहले प्रोटीन क्योंकि हमारी वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन से ही हमारे शरीर की ग्रोथ होती है, हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे बालों और नाखूनों का बनना, लंबा होना, ये सारी चीजें प्रोटीन से ही होती हैं। तो इसमें देखिए कुछ रोग ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है और कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की अधिक मात्रा देने से नुकसान हो जाता है लाभ की जगह। वैसे अधिकतर रोगों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दे दी जानी चाहिए जिससे कि रोगी जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन जैसे होता है यूरेमिया, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा प्रोटीन देने से, ज़्यादा नहीं उसमें थोड़ा प्रोटीन देने से भी जो पेशेंट है तो उसके जो जॉइंट है उनमें पेन हो जाता है, तो उसमें वो प्रोटीन की मात्रा बहुत कम दी जाती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो फीवर है तो उसमें आप प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, टीबी में भी प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और जो मेरेस्मस और क्वेशरकोर है तो वो तो प्रोटीन के अभाव जनित रोग हैं, यानी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं, तो उनमें तो बहुत एक्स्ट्रा मात्रा में प्रोटीन दी जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि किस तरह का रोग है जिससे कि प्रोटीन की मात्रा को सही अनुसार दिया जा सके। नेक्स्ट है वसा की मात्रा। तो बच्चों अधिकतर रोगों में वसा की मात्रा को कम कर दिया जाता है, क्योंकि वसा से जो और अन्य पोषक तत्व हैं तो उन पे प्रभाव पड़ता है। तो कैलोरी तो बढ़ा देते हैं लेकिन वो कैलोरी वसा वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कैलोरी वसा में मिलती है, लेकिन अगर व्यक्ति को बीमारी है तब वसा का ग्रहण उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अल्प पोषित है या फिर वो ज़्यादा स्लिम है, उसे कुपोषण है, तब वसा की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है, लेकिन स्थिति के अनुसार। वैसे अधिकतर रोगों में वसा की मात्रा को कम कर दिया जाता है। कार्बोज की मात्रा, तो कार्बोज की मात्रा में क्या बदलाव किया जाता है, तो जैसे जो ज़्यादा मोटे लोग हैं जिनको अति पोषण मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो उनके भोजन में कार्बोज की मात्रा कम कर दी जाती है, या फिर कार्बोज की मात्रा उन लोगों के भोजन में भी कम कर दी जाती है जिनको जैसे अतिसार है, पेचिस है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो भी कार्बोज की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा ये कम कर दी जाती है। कार्बोज की मात्रा कब ज़्यादा लेनी चाहिए, जब व्यक्ति ज़्यादा शारीरिक मेहनत कर रहा हो या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इनमें जो कार्बोज की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कैलोरी की मात्रा। तो जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें शरीर एक्स्ट्रा कैलोरी की मांग करता है। जैसे स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए, मान लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति है, उससे 2200 से लेके 2500 कैलोरी में वो स्वस्थ रहता है, उसका काम चल जाता है। लेकिन अगर उसे बीमारी है, कोई बीमारी हो गई है, बुखार हो गया है, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कोई भी बीमारी हो गई है, तब कैलोरी की मात्रा को बढ़ाना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो व्यक्ति का वेट घटने लगता है बहुत जल्दी से, तो कैलोरी की मात्रा को बढ़ा देंगे। लेकिन ये कैलोरी जैसे मैंने पहले बताया
वसा से नहीं आनी चाहिए, जो अन्य पौष्टिक तत्व हैं उनसे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा खनिज लवणों की मात्रा में। तो खनिज लवण मिनरल्स, बच्चों विटामिन जैसे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ठीक है, लेकिन उस स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं मिनरल्स, खनिज लवण। तो जब भी कोई बीमारी हो तो खनिज लवणों की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसमें भी ये देखना, जैसे कि किसी को एनीमिया है या फिर उसके ऑस्टियोपोरोसिस है, तो एनीमिया वाले को आयरन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस वाले को कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसा होता है कि जो भी आपको प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग जो खनिज लवण है उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। और ये बहुत जरूरी भी होता है, क्योंकि खनिज लवण की अधिकतर कमी हो जाती है आयरन की, कैल्शियम की, जिससे कि अनेक प्रॉब्लम हमारे शरीर में आ सकती हैं, तो उनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी कभी ऐसा होता है कि पेट में यानी जो पथरी हो जाती है, स्टोन बन जाते हैं, गाल ब्लेडर में स्टोन बन जाती है, या फिर किडनी में स्टोन बन जाती है, तो उस टाइम पे आयरन की और कैल्शियम की मात्रा को कम कर दिया जाता है, वरना तो वो ज़्यादा पेन करता है और स्टोन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो उस अवस्था में इनको कम कर दिया जाता है खनिज लवण को। नेक्स्ट है विटामिन की मात्रा। विटामिन हमें स्वस्थ रखने का काम करते हैं, स्फूर्ति देते हैं, तो विटामिन बहुत जरूरी होते हैं। और विटामिन मिलते हैं हमें भोज्य पदार्थों से। किन भोज्य पदार्थों से? जैसे हरी सब्जियों से, ताजे फलों से, ताजी सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं। विटामिन हमें दूध से और अन्न से भी मिलते हैं। तो लेकिन कुछ विटामिन है, जैसे विटामिन सी है, और तो ये हमें किससे मिलेगा? ये हमें केवल खट्टे फलों से और हरी सब्जियों से ही मिलता है। तो विटामिन बहुत जरूरी होते हैं, तो विटामिन का सेवन एक्स्ट्रा मात्रा में करना चाहिए। अगर कोई भी बीमारी आ गई है, वैसे तो बीमारी ना हो इसलिए पहले से ही विटामिन का प्रयोग करना चाहिए अपने डेली में। आप जो भी भोज्य पदार्थ खाते हो तो आपके जो डाइट में विटामिन जरूर होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इम्यूनिटी पावर आपकी कम हो गई है, आप पे कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया अटैक कर देता है और आप बीमार हो जाते हैं, या फिर कोई अभाव जनित बीमारी आपको हो जाती है, तब विटामिन आपको स्वस्थ करने में बहुत काम आते हैं। तो विटामिन बहुत आवश्यक भोज्य पदार्थ है। तो इसकी मात्रा को ऐसा होता है कि अधिकतर सभी जो हमारे बीमारियां हैं उनमें बढ़ाने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा रेसे की मात्रा में। देखिए रेसे क्या होते हैं? जो फाइबर होते हैं तो वो होते हैं, वो छोटे छोटे एक तरह से तंतु होते हैं। तो वो पाए जाते हैं हरी सब्जियों में। जब आप देखोगे तो उनमें रेशे होते हैं, फलों में भी रेशे होते हैं। तो ये जो रेशे फाइबर होते हैं तो ये हमें क्या हमारी पाचन जो क्रिया है तो उसे स्वस्थ रखने का काम करते हैं। तो अगर किसी को अतिसार, पेचिस या वॉमिट वगैरह हो रही है तो उनको रेशों की मात्रा कम कर देनी चाहिए उनके भोज्य पदार्थ में। लेकिन अगर किसी को कब्ज की परेशानी है, कॉन्स्टिपेशन है, तब रेशों की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये आंतों में पहुंचकर जो उसमें वेस्टेज को बढ़ा देते हैं और आंतों की सफाई करने में सहयोग करते हैं। तो रेशे भी बहुत जरूरी है। और जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व थे जो मैंने 6 बताए थे, उसमें वर्तमान में 7वां रेशे भी रखते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने का काम करता है, क्योंकि ये हमारी आंतों की सफाई करता है। लेकिन इसे कब्ज के में ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वैसे तो अगर हम नॉर्मल हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम स्वस्थ हैं, तो हम नॉर्मल रेशों को ले सकते हैं। लेकिन अगर कब्ज है तब रेशों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। और रेशे किसमें पाए जाते हैं? जैसे छिलके वाली दालें होती हैं, और जो आटा होता है उसकी भूसी होती है वो, और जो फल होते हैं और सब्जियां होती हैं तो उनमें रेशे पाए जाते हैं। और जो रेशे हैं वो ताजे फलों और सब्जियों में ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे ही वो बासी होने लगती हैं, सब्जियां रखे तो वो रेशे की मात्रा कम होने लगती है। तो कोशिश करनी चाहिए हमें ताजे फल और सब्जियां खानी चाहिए। और जो हम अपना आटा जिसे चोकर अलग कर देते हैं तो उसे नहीं करना चाहिए। साफ करने के बाद उस चोकर को फिर आटे में मिला लेना चाहिए, जिससे कि हमारे जो भोज्य पदार्थों में, हमारे खाने में रेशे की मात्रा पर्याप्त रूप में रहे। तो बच्चों ये आपने देखा कि किस तरह से हम जो आहार के पोषक तत्व हैं उनमें परिवर्तन करके अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं।
नेक्स्ट बच्चों देखते हैं रोगी को भोजन कराना। देखिए रोगी, जब कोई किसी को रोग होता है ना तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है व्यक्ति, और उसका स्वभाव भी चेंज हो जाता है, तो उसे एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा देखभाल की जरूरत, एक्स्ट्रा प्यार की जरूरत होती है। तब सबसे पहले रोगी का क्या है, खाने से मन हट जाता है, और जब उसका खाने का मन नहीं करता तो उस टाइम पे उसको किस तरह से खाना खिलाना है, तो ये एक आप में ऐसा व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। क्योंकि अगर रोगी का खाने से मन हट जाए और वो खाना नहीं खाता है तो उसे ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, तो उसका जो ठीक होने का टाइम था तो वो जस्ट कई गुना बढ़ जाता है। जैसे 2 दिन में ठीक होना था तो 4 दिन लेंगे, और फिर 4 दिन में ठीक होना था तो 8 दिन लेंगे। तो इसलिए रोगी की देखभाल बहुत जरूरी है, उसे प्यार से और उसकी जो उसकी इच्छा कर रही है उसके अकॉर्डिंग उसको खाना बना के दें। वैसे तो प्रॉपरली हमें गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए डॉक्टर की, कि डॉक्टर ने क्या कहा है रोगी के लिए क्या सही है खाना, तो उसी में। लेकिन ऐसा है कि जो रोगी अगर का मन है किसी चीज़ को तो वो भी डॉक्टर के एडवाइस से हम दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बना के। और सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम किस तरह से खाने को परोसें कि रोगी उसे खुशी खुशी खा ले, क्योंकि एक बार अगर उसकी भूख बढ़ जाती है तो फिर वो खाना पसंद नहीं करेगा रोगी, और जल्दी से वो स्वस्थ नहीं होगा। तो देखिए रोगी का भोजन बनाना, तो रोगी का भोजन कई तरह का होता है। एक होता है तरल आहार यानी लिक्विड, जिसमें होते हैं जूस होते हैं और आपका सूप होता है, तो ये तरल आहार होते हैं, ये जरूरी होते हैं रोगी को देने। फिर एक नरम आहार होता है, तो नरम आहार में जैसे हमारा खिचड़ी है, दलिया है और ये कस्टर्ड है, ये सारे नरम आहार होते हैं। नेक्स्ट है रोगी के आहार तथा उन्हें बनाने की विधियां, कि किस तरह से ये रोगी के भोजन को बनाया जाता है। तो देखिए मैं कुछ नाम बता रही हूँ आपको, और अधिकतर ये आपने घर पे भी देखे होंगे। जैसे हम स्वस्थ रहते हैं तब भी हम इन चीज़ों को खा सकते हैं, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। क्योंकि रोगी की पाचन शक्ति थोड़ी कम हो जाती है, या फिर उसको क्योंकि उसके खाने से हमें मिर्च मसालों और तेल को दूर करना होता है, तभी वो जल्दी स्वस्थ हो पाता है। इसलिए हमें इस तरह का भोजन देना चाहिए। तो जो हमारा भोजन है, जैसे खिचड़ी को बहुत प्रेफर किया जाता है, तो मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाती है जो रोगी को, और वो सभी रोगों में काम आती है। और स्पेशली जो अतिसार और डायरिया या फिर पेचिस के रोगी होते हैं तो उनको खिचड़ी दी जाती है, लेकिन वो बहुत ही ऐसे महीन कूट के पीस के इस तरह से दी जाती है, पतली सी बना के, तो वो उनके लिए ठीक रहती है। दलिया 2 तरह का होता है, एक तो दूध का दलिया भी होता है, मीठा दलिया, और एक नमक वाला दलिया भी होता है, तो इसे दोनों तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा साबूदाना भी बहुत अच्छा होता है रोगी को देने के लिए, और जैसे टाइफाइड में और बुखार में डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि साबूदाना देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कस्टर्ड। तो कस्टर्ड कई तरह से बनता है और कई तरह का होता है। फ्रूट कस्टर्ड भी होता है, और अलग से मिक्स्ड फ्रूट कस्टर्ड होता है, एप्पल कस्टर्ड होता है, एग कस्टर्ड भी होता है। और तो इनको बनाने का अलग अलग तरीके से आप इसको दे सकते हैं। पुडिंग भी आप घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसमें चावल और दूध से पुडिंग को बनाया जाता है। नेक्स्ट है सूजी। तो सूजी की खीर देनी चाहिए। इसमें ऐसा करते हैं कि दूध में जो सूजी को पहले क्या करेंगे, उसको पिंक कलर का भून लेंगे तवे पे या कढ़ाई में, और फिर दूध बॉईल करेंगे, दूध में सूजी डालेंगे, उतनी ही मात्रा में डालें ताकि वो ज़्यादा टाइट ना हो, वो मीडियम रहे, एक तरह से अर्ध तरल वो रहे। तो इस तरह से हम सूजी का बना सकते हैं खीर, दलिया, जो भी आप चाहें। आधा उबला अंडा, जो नॉन वेजिटेरियन हैं जो अंडा खा सकते हैं, तो उन पेशेंट के लिए उनमें कैलोरी की मात्रा और जो प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए अंडा बहुत अच्छा साधन है। तो अंडे को आधा बॉईल करके देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा रोगी के लिए। विभिन्न प्रकार के सूप, तो अलग अलग सब्जियों के, मिक्स सब्जी के भी सूप बनाए जाते हैं। सूप पेशेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो सूप स्वस्थ व्यक्ति को भी पीना चाहिए और पेशेंट के लिए भी स्पेशली बना के देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रकार के पानी,
यानी जैसे फटे दूध का पानी होता है, तो उसमें क्या करते हैं, दूध जब बॉयल हो गया हो तो वो खौल रहा हो तब उसमें नींबू डाल देते हैं। नींबू डालने के बाद जब वो फट जाएगा तो उसे एक महीन कपड़े से छानकर उस पानी को अलग कर लेते हैं। तो जो वो फटा हुआ जो पदार्थ है, तो वो जिसका पनीर बन सकता है, बनाते हैं, तो उसमें क्या है, वसा रहित हो जाएगा हमारा पानी। और जो टाइफाइड के रोगी हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है फटे दूध का पानी। तो इससे रोगी को जो प्रोटीन है और विटामिन है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन जो उसे वसा नहीं चाहिए होता है वो उससे अलग हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा होता है फटे दूध का पानी। अन्य आहार भी दे सकते हैं जो अलग टेस्ट में बना के। अब देखिए बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम, विभिन्न रोगियों में रोगी का आहार कि किस तरह का होना चाहिए। जैसे ज्वर के रोगी का आहार, जब किसी को ज्वर होता है तो उसकी कैलोरी बर्न होती है बहुत मात्रा में, तो कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वसा की मात्रा से कैलोरी नहीं मिलनी चाहिए वसा से, क्योंकि देखिए वसा हमें सबसे ज़्यादा कैलोरी देती है। 1 ग्राम वसा में हमें 9 कैलोरी मिलती है, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें ओनली 4 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में भी हमें 4.1 कैलोरी मिलती है। तो वसा अगर हम अपने भोजन में नहीं रखेंगे तो हमें और चीज़ों से कैलोरी ज़्यादा चाहिए होती है, यानी हमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा के वो कैलोरी गेन करनी है। तो हमें ज्वर के जो रोगी का आहार होना चाहिए वो ऐसा हो, वो तरल, अर्ध तरल होना चाहिए। ठोस आहार भी दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। हरी सब्जियों का सूप, जूस, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं, और उनमें ब्रेड, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा म्यादी बुखार में आहार। तो देखिए, रोग की अवधि में आहार, स्वस्थ लाभ के समय आहार, तो 2 तरह के आहार इसमें देंगे। यानी कि जब रोगी व्यक्ति बीमारी की अवस्था में, यानी जब उसको म्यादी बुखार है, म्यादी बुखार यानी मोती झरा जिसे हम टाइफाइड भी कहते हैं, तो ये लंबा बुखार होता है, तो इसमें बार बार बुखार चढ़ता रहता है और बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है और एक लंबे समय तक बना रहता है। तो इस अवस्था में चाहिए कि रोगी के आहार का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें वसा को बिल्कुल नहीं देना होता खाने में, वरना तो रोगी बीमार, उसकी बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाती। तो इसमें फटे दूध का पानी बहुत अच्छा होता है, वो देना चाहिए, और रोगी को फलों का जूस, सब्जियों का सूप ये देना चाहिए। और अगर रोटी बनाएं तो उसको पतली रोटी और पतली सब्जी में डाल के उसे भिगो के देनी चाहिए, और दाल भी पतली बनानी चाहिए और उसमें सब्जी, रोटी भिगो के तब उसको रोगी को देनी चाहिए, तो वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ करता है। स्वास्थ्य लाभ के समय आहार, तो अगर स्वस्थ हो गया है, टाइफाइड से रोगी निकल चुका है, तो तब भी हमें विशेष ध्यान रखें कि मिर्च मसाले वाली चीज़ें ना दें, और क्योंकि इसमें आंतें बहुत कमज़ोर हो जाती हैं व्यक्ति की, तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन का पाचन भी नहीं कर पाते। तो नॉन वेजिटेरियन तो उसको ना दें, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है तो भी ना दें उनको ये नॉन वेजिटेरियन खाना, क्योंकि पचने में दिक्कत करता है। और उनको ठोस आहार भी कुछ दिन तक नहीं देना चाहिए, तरल और अर्ध तरल आहार पे ही रखना चाहिए स्वस्थ होने के बाद भी, और कम से कम 8 या 10 दिन तक ऐसा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया बुखार में आहार। जो मलेरिया बुखार होता है तो उसमें ये मच्छर के काटने से होता है मलेरिया बुखार, तो इसमें कपकपी के साथ बुखार चढ़ता है, यानी बुखार होता है और सर्दी लगती है कपकपी के साथ। तो इसमें व्यक्ति को जो फीवर होता है तो वो उसमें बहुत उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत कैलोरी का लॉस होता है, यानी उसको एक्स्ट्रा कैलोरी चाहिए होती है। तो इसमें भी ऐसा ही तरल आहार देंगे और अर्ध तरल आहार देंगे, ठोस आहार कुछ दिन नहीं देंगे, और व्यक्ति का ऐसा करेंगे कि टाइमली, मतलब टाइम में डिवाइड करके उसको देंगे, 2-2, 3-3 घंटे के बाद खाने को देंगे, एक साथ पेट भर के नहीं देंगे। और कोशिश करें कि जो पेशेंट है तो उसको शाम तक या फिर 7 या 8 बजे तक ही दें, रात में उसको खाना ना दें, तो बहुत ज़रूरी जब तक ना हो तो। और हमेशा ये याद रखें कि दवाई खाने से पहले, यानी दवाई लेने से पहले रोगी को भोजन कराना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो ऐसा आहार होना चाहिए कि उसमें
उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हो जो हमें बहुत एनर्जी दे रही हैं। उसमें हमें अर्ध ठोस और ठोस आहार की ज़रूरत होती है। सिर्फ लिक्विड देने के बाद आपको ऐसे दवाई नहीं देनी चाहिए। ये नहीं कि आपने दूध दे दिया तो दवाई दे दिया, जूस दे दिया तो दवाई दे दी, ऐसे नहीं होता है। उससे और ज़्यादा बीमारी हो जाती है। दवाई देने से पहले रोगी को अर्ध ठोस या ठोस आहार देना बहुत जरूरी है। अन्य बुखारने आहार तो मैं पहले बता चुकी हूँ। अतिसार के रोगी का आहार। अतिसार यानी जिसमें अतिसार होता है जिसमें बार मोशन हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो आंतें कमजोर हो जाती हैं और व्यक्ति को कुछ भी नहीं पचता है, उसे बार बार फ्रेश होने जाना होता है उसको। तो क्या होता है इसमें ऐसा भोजन दें जो कि वो सुपाच्य हो, जो पच जाए। तो इसमें मूंग की दाल की खिचड़ी और जो दलिया है वो भी नमक वाला दलिया, दूध वाला नहीं। दूध नहीं देना चाहिए अतिसार के पेशेंट को स्वस्थ होने के बाद भी कई दिनों तक, क्योंकि वो पचा नहीं पाते हैं। और जूस देना चाहिए, फलों का रस और सूप देना चाहिए, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। और इसमें जो नमक का घोल का पानी, नमक और चीनी के घोल का पानी, या फिर जो डॉक्टर जो सिरप देते हैं तो वो दे सकते हैं। पेचिस के रोगी का आहार भी अतिसार के रोगी की ही तरह होगा, क्योंकि उसमें भी आंतें कमजोर हो जाती हैं, कुछ पच नहीं पाता है, लूज मोशन होते रहते हैं, तो इसलिए वही आहार होगा। कब्ज के रोगी का आहार, तो कब्ज के रोगी का आहार जस्ट अतिसार और पेचिस के रोगी के आहार से अलग होता है, क्योंकि जो कब्ज वाले का क्या है कि उसको ऐसी चीजें दी जाती है ताकि उसको वो जो उसकी आंतें हैं वो साफ हो जाए, क्योंकि जो उसकी आंतों में जो वेस्टेज जो रुक गया है तो उसे वो रेसे निकालने में हेल्प करते हैं, क्योंकि रेसे वेस्टेज को बढ़ा देते हैं। तो जस्ट अलग होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो अतिसार और पेचिस में नहीं देंगे वो इसमें देंगे। जैसे अतिसार और पेचिस में हम छिलके वाली या वैसी दालें नहीं देनी चाहिए, और चोकर वाला नहीं देना चाहिए, या फिर ज़्यादा रेसे नहीं देने चाहिए, लेकिन इसमें देने चाहिए रेसे वाली सब्जियां, रेसे वाले और ठोस आहार देंगे, और चोकर वाली दालें देंगे। ये सारी चीज़ें हम कब्ज वाले पेशेंट को देंगे। और कब्ज वाले पेशेंट को इसबगोल की भूसी आती है तो उसे भी दूध में घोलकर या पानी में घोलकर, जूस में घोलकर, जैसे भी रात को पेशेंट को सोने से पहले दे देते हैं 2 चम्मच, तो उससे कब्ज दूर हो जाता है और वो नुकसान भी नहीं करती है, क्योंकि वो हर्बल होती है और वो एक तरह से हमारे सेहत के अनुकूल होती है। तो कब्ज के रोगी को इसबगोल की भूसी भी देनी चाहिए। और एक और होता है त्रिफला, जिनको कब्ज होता है तो वो त्रिफला का सेवन करके सोए रात को, पानी से त्रिफला लेंगे तो उनकी आंतें साफ रहेंगी। एक बच्चों है लू लगने पर रोगी का आहार। तो जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ लू चलती है, लू यानी तेज हवाएं, गर्म तेज हवाएं, और ये अप्रैल मई के टाइम पे चलती हैं ये लू। तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और तेज़ हवाएं होती हैं। तो वो गर्म तेज़ हवाएं अगर किसी को लग जाए तो उसे क्या वोमिट होने लगती है, व्यक्ति को चक्कर आने लगते हैं, गला सूखने लगता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और सर में दर्द हो जाता है, फीवर भी हो सकता है। तो वो लू लगने के लक्षण हैं। तो ऐसी अवस्था में डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, लिक्विड देने चाहिए, जैसे पुदीने का सत्व होता है वो देना चाहिए। कच्चे आम का पन्ना, कच्चे आम का पन्ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आम पूरे नहीं पके होते, कच्चे आम आते हैं अप्रैल में, तो मई में, अप्रैल और मई में कच्चे जो आम होते हैं तो उनका आम का पन्ना बनाया जाता है। तो उन्हें जो कच्चे आम हैं उन्हें बॉयल कर लेते हैं, जो उनका गूदा है तो उनको उसको उसमें शक्कर मिला के और उसमें नींबू डाल के और उसे पका के घोल के और लिक्विड बना के उसका और बार बार पेशेंट को दिया जाता है। तो ये कच्चे आम का पन्ना से बहुत लाभ होता है और लू के लिए सबसे बेस्ट उपाय है। और इसके अलावा हम उन्हें ORS का घोल जो होता है वो दे सकते हैं, नमक चीनी पानी का घोल देंगे, और जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो भी उन्होंने बताया है ये सब कुछ देंगे। तो बच्चों ये हमारा आज का लेसन रहा। आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं।
मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगी आपको। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, क्योंकि इस पे हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालते रहते हैं। अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको वो वीडियो देखने को तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।